मित्रों नमस्कार। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं मित्रों जो पेट, टेट, सुपर टेट, पीसीएस, आरओ, एआरओ में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। मित्रों यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस का अमूमन सिलेबस देखते हैं। जनरल नॉलेज के अलावा गणित, अंग्रेजी और हिंदी के भी प्रश्न आते हैं। यदि आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीईटी में भी जनरल नॉलेज के अलावा रीजनिंग, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, इन सब प्रश्नों के आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को इसमें इतिहास के 10 प्रश्न, भूगोल के 10 प्रश्न, राजनीति के 10 प्रश्न, अर्थशास्त्र के 10 प्रश्न, विज्ञान के 10 प्रश्न, गणित के 10 प्रश्न, रीजनिंग के 10 प्रश्न, अंग्रेजी के 10 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न। यानी कहने का मतलब है आज हम लोग सभी 100 प्रश्नों को हल करेंगे। मित्रों ये जो भी प्रश्न आए हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इनको बिना स्किप किए हुए आप लगातार देखेंगे। हम इनका जो हल देखेंगे वो संक्षेप में देखेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा करने का कोई औचित्य नहीं हो रखें ताकि कम समय में आपको हल भी मिल जाए और आपको जानकारी भी मिल जाए। तो मित्रों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? तो मित्रों जो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा है वो महावीर हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन करता है? तो इसमें जो जैन भिक्षुओं का जैन ग्रंथ जो है वो जैन भिक्षुओं का जो नियमों का वर्णन करता है वो आचरंग सूत्र है। तीसरा प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जामाली, यशोदा, अड़ोजा या तिरसला? तो मित्रों महावीर का प्रथम अनुयायी जामाली बना। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म? तो बताइएगा मित्रों किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो मित्रों ये लिखा गया था अर्धमगधी। अर्धमगधी, ये जो अर्थ लिखा हुआ है वो मिसप्रिंट है, ये अर्ध होना चाहिए था। तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमगधी में। मित्रों आगे यदि हम बात करें कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक? तो ये सबसे सरल प्रश्न है। तो सारनाथ में
अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध जी ने। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या स्वामी विवेकानंद को? तो मित्रों, आपको ये पता होगा कि एशिया का ज्योतिपुंज, द लाइट ऑफ एशिया जिसे कहा जाता है, वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति यानी समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में? तो मित्रों, आपको बताता चलूं, एक ट्रिक है, राजा महाराजा आजा। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, कहा गया था बौद्ध संगीति 4 हुई थी, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल, पटाओ मतासिक, कुंवर वा कंगाल। यानी राजा यानी राजगिरी में महाकश्यप के शासन का, महाकश्यप और अजातशत्रु के शासनकाल में। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो मित्रों, सत्य, अहिंसा या दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध धम्म संघ, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो आपको बौद्ध धर्म से त्रिरत्न जोन है वो कौन है? जो है वो बुद्ध धम्म संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धम्म संघ है। ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आप लोग जान चुके होंगे किस कौन से धर्म से है? जैन धर्म। अगला देखेंगे मित्रों, वो स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो आप बता सकते हैं इसको? पहला विकल्प है सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा है बोधगया, चौथा है कुशीनारा। तो ये स्पष्ट है कि सारनाथ है, बोधगया है, कुशीनारा है, सांची नहीं है। सांची का स्तूप जो है वो भगवान बुद्ध से नहीं है, वो अशोक से संबंधित है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, सही तिथि बताना है। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। मित्रों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, जो बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वह अभ्यर्थी सवालों के जवाब देते चलें और खुद का अंदाजा भी लगाते चलें कि मैं कहाँ तक कितनी तैयारी कर चुका हूँ। तो आप सवालों के जवाब भी देते जाएं, कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाएं, जो आपको ना समझ में आए वो भी पूछते जाएं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि होनी चाहिए, वो है 24 जनवरी 1950। तो मित्रों, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947, 25 मार्च 1957, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51। तो मित्रों, स्पष्ट है कि विदेश नीति अनुच्छेद 51 से संबंधित है। विदेश नीति अनुच्छेद 51 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भारत के किस संविधान किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं?
तो मित्रों भाग 1, भाग 2, भाग 7, भाग 9 बताइएगा आप लोग, हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को किस भाग में पाते हैं? तो मित्रों भाग 2। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, आप बताएंगे लोग? तो मित्रों मौलिक अधिकारों का संरक्षक यदि आप दिमाग में सोच रहे हो राष्ट्रपति है तो नहीं, संसद है तो नहीं, प्रधानमंत्री है तो नहीं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मित्रों कि भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? देखिएगा मित्रों, 1 बार, 2 बार, 4 बार, कभी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, वित्तीय आपात अभी तक कभी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष? अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है बताइएगा आप लोग? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 माह? 3 वर्ष। तो जवाब है मित्रों राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न तो बताता ही रहता हूं, समय समय पर टेस्ट सीरीज इस चैनल पे लगातार आती रहेगी। इसके अलावा इस चैनल पे आपको दैनिक रोजगार से संबंधित जब महत्वपूर्ण सूचनाएं आती हैं तभी मैं वीडियो बनाता हूं, अन्यथा मैं डेली वीडियो नहीं बनाऊंगा। मित्रों डेली वीडियो तभी बनाऊंगा जब महत्वपूर्ण सूचनाएं रहेंगी। जब तक महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सबके लिए नहीं रहेंगी मैं ऐसे ही खबर नहीं बनाऊंगा। मैं आपके लिए जब भी कोई महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी तब मैं आपको डेली दैनिक रोजगार से संबंधित वीडियो बनाऊंगा। कहने का मेरा मतलब है कि ये चैनल ऑथेंटिक रूप से अपने व्यूअर के लिए रहेगा ताकि हमारे व्यूअर जो भी हैं वो समय समय पर महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये शैक्षिक जगत का चैनल है इसलिए इस पे शैक्षिक सूचनाओं संबंधित टेस्ट सीरीज प्रश्नों का उल्लेख समय समय पर देते रहेंगे। इसलिए चैनल को जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो मित्रों संसद जो है कम से कम 6 माह में 1 बार होनी चाहिए। तो 6 माह में अगर 1 बार तो वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? तो वर्ष में कम से कम मित्रों 2 बार। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि है 30 मिनट, 60 मिनट, 2 घंटे, अनिश्चितकालीन। तो लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि है मित्रों वो 1 घंटे की होती है अर्थात 60 मिनट। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? मित्रों मैं आपको पिछले टेस्ट सीरीज में मैंने बताया था कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आहूति कौन करता है। तो वहाँ पे जवाब था राष्ट्रपति।
लेकिन इस बार जो प्रश्न बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो अध्यक्षता मित्रों लोकसभा अध्यक्ष करता है। बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऐसे ही प्रश्नों को आप लोग इस चैनल पे पाते रहेंगे। यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको समय समय पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं संग्रह आपको देता रहूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? भारत का ग्रीनविच रोहतक, अवंती, उज्जैन, कुरुक्षेत्र। तो भारत का ग्रीनविच जो कहा जाता है वो उज्जैन को कहा जाता है। ये प्राचीन काल से ही ये समय का केंद्र बिंदु रहा है। समय के बारे में जानकारी करने का ये जो उज्जैन है वो कई राजा महाराजाओं और प्राचीन काल से ये स्थान रहा है, इसीलिए इसको भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। मित्रों अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, सतलज, रावी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो नदियां चारों दी गई हैं इसमें सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, इसका उद्गम तिब्बत से होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका उद्गम जो होता है वो तिब्बत से होता है। अगला प्रश्न की बात करें 23 की, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य जो स्थित है वो सतपुड़ा श्रेणियां हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तटरेखा, कोस्ट लाइन। ध्यान दीजिएगा मित्रों, तटरेखा की अंग्रेजी होती है कोस्ट लाइन। मैं आपको अगर स्पेलिंग की बात करें तो स्पेलिंग में अगर कहा जाएगा तो इसकी स्पेलिंग होगी कोस्ट लाइन, COAST, कोस्ट लाइन, COAST, कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन, तटरेखा। तो किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो मित्रों वास्तव में अगर हम बात करें भारत की तटरेखा की लंबाई के बारे में तो कुल तटरेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुल की बात करें 7,516 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर हम गुजरात के तटरेखा की बात करें तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो है गुजरात की। वो कितनी है? 1,215 किलोमीटर। इसकी जो तटरेखा है वो लगभग 1,215 किलोमीटर है। तो सर्वाधिक तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। इसके बाद अगर हम बात करें कि उसके बाद अगर किसकी तटरेखा है तो उसके बाद तटरेखा है तमिलनाडु की, जिसकी है 973 किलोमीटर। अगर इसके बाद की बात करें तो तत्पश्चात इसकी बात अगर ध्यान दीजिएगा मित्रों, गुजरात की 1,215 है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है। ध्यान दीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश की है 973 किलोमीटर, और लास्ट में तमिलनाडु की है, और तमिलनाडु की है 906
किलोमीटर, तमिलनाडु की 906 किलोमीटर। तो इस तरह मैंने आपको तट रेखा के बारे में पूरी जानकारी दे दिया। तट रेखा की अंग्रेजी होती है कोस्ट लाइन। सर्वाधिक की बात करें तो पूरे भारत में 7,516 किलोमीटर तट रेखा है। अगर उसमें भी अगर किस राज्यों की है तो 1,215 किलोमीटर गुजरात की है। उसके बाद 973 आंध्र प्रदेश की है, 906 तमिलनाडु की है। आगे अगर हम बात करें कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, तो कितने राज्य समुद्र के किनारे पे हैं? 7, 8, 9 या 10। तो मित्रों, भारत के जो राज्य समुद्र के किनारे पर हैं वो 9 राज्य हैं समुद्र के किनारे पर। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं समुद्र के किनारे पर। अगर हम इनके राज्यों की बात करें, वो राज्य कौन कौन से हैं, तो वे राज्य हैं मित्रों, मैं आपको बताता चलूं, वो राज्य हैं। पहले राज्य की अगर हम बात करें इन राज्यों की, तो गुजरात, मैं इसको शार्ट में कर दूं, जो राज्य हैं गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, तीसरा है केरल, चौथा है केरल, पांचवा है तमिलनाडु, छठवां है, सातवां है, माफ कीजिएगा, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, तीसरा केरल, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और जो नौवां है वो है पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से आपके 4 राज्य ऊपर दिए गए लिखे गए हैं और 5 राज्य नीचे लिखे गए हैं। इस तरीके से 9 राज्य हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इस तरीके से समुद्र के किनारे इतने राज्य हैं। अगर हम बात करें ब्लैक, इस तरीके से 25 क्वेश्चन हो गए मित्रों आपके। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? हरमान बॉन्डी, दूसरे हैं मेघनाथ साहा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जेवी नारिलकर। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें मित्रों, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो देशों की संख्या की अगर हम बात करें मित्रों किसमें अधिकतम है, तो मैं आपको बताता चलूं, ये देश किसमें देशों की संख्या अधिकतम है, तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या जो है वो अधिकतम है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, अभी मैं इनके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश हैं, यूरोप में 44 देश हैं, ये माफ कीजिएगा, इसमें
55 देश हैं। यूरोप में 44 देश हैं। एशिया में 50 देश हैं। और अगर हम बात करें मित्रों दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अमेरिका में मात्र 15 देश हैं। तो अफ्रीका में 55, यूरोप में 44, एशिया में 50। तो अगर इन देशों की बात करें, आपके इन महाद्वीपों में, 4 महाद्वीपों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है देशों की संख्या। उसके बाद एशिया, फिर यूरोप आता है। इस तरीके से जानकारी हो गई चारों की। आगे अगर हम बात करें मित्रों कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो मित्रों जो इसके संपूर्ण क्षेत्र में दिया गया है वो क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो है मित्रों आपका यूरोप। यूरोप महाद्वीप में संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग सर्वाधिक है। अगर हम बात करें मित्रों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका, क्यूबा, न्यूजीलैंड। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा न्यूजीलैंड है। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राजील, कनाडा। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल में रूस भी बड़ा है, ब्राजील भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, केवल फ्रांस है जो भारत के क्षेत्रफल से बड़ा नहीं है, अर्थात वो छोटा है। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1937 में, 1952 में, 1957 में, 1965 में। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, एगमार्क जो लागू किया गया है भारत में वो हो 1937 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो मित्रों मैं आपको बताता चलूं, जो ये संस्तुति करता है वो कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। अगला प्रश्न की बात करें, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है 1955 में, 1965 में, 1970 में या 1973 में? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई है। अगले प्रश्न की बात करें हम तो, निम्न में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा मित्रों, उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। गोरखपुर, नेवेली, राउरकेला, नाहरकटिया। तो जवाब है मित्रों राउरकेला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मित्रों ये पीसीएस का प्रश्न है। डेयरी किसान, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, भूमिहीन किसान, श्रमिक। तो ये मित्रों
उस समय जब कोरोना काल चल रहा था 2021 में, तो फुटपाथ विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की गई थी और यह दिसंबर 2024 तक यह योजना जो है बढ़ा दी गई है। अब पहले 1 साल के लिए रखी गई थी, फिर अब दिसंबर 2024 तक इस स्वनिधि योजना को बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, भारी उद्योग, कृषि निर्यात उद्योग, वस्त्र एवं परिधान उद्योग। तो सनराइज का जो तात्पर्य है उद्योग का, वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। तो अगर निवेश करें 1 करोड़ का और कारोबार 5 करोड़ का हो जाए तो वो सूक्ष्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। मित्रों, यदि 5 करोड़ निवेश किया जाए, 10 करोड़ का जो है कारोबार हो जाए, तो वो लघु उद्यम उद्योग कहलाता है। और यदि जो है 50 करोड़ का कारोबार हो जाए, 50 करोड़ से लेकर के निवेश किया जाए, तो ये कारोबार यदि 250 करोड़ तक हो जाए तो मध्यम उद्योग कहा जाता है। तो भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए है, उसका जो है जाना जाता है, तो वो सूक्ष्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। मित्रों, वो सूक्ष्म उद्योग के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मित्रों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो मित्रों, अगर हम बात करें इंडियन प्रोडक्शन इंडेक्स की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स की, तो IIP जो यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है, वो सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो बिजली का, बिजली क्षेत्र का है। ये निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो फूट लूज उद्योग जो है मित्रों, ये सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत लाइसेंस अनिवार्य है चाय हेतु, दवाओं हेतु, औद्योगिक विस्फोटक हेतु, तंबाकू हेतु? तो मित्रों, व्यक्तिगत जो लाइसेंस अनिवार्य है वो औद्योगिक विस्फोटक हेतु। अगला प्रश्न है, देखिए, ये अभी तक 10 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के थे, 10 क्वेश्चन इतिहास के थे, 10 क्वेश्चन भूगोल के थे, 10 क्वेश्चन राज्य व्यवस्था के थे। इस तरीके से 40 क्वेश्चन ये थे। अब 10 क्वेश्चन आपके साइंस से होंगे। तो मित्रों, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है आवृत्ति में, डेसिबल में, वेग में, तरंग दैर्ध्य में। तो ध्वनि की प्रबलता जो मापी जाती है मित्रों, वो किस में मापी जाती है? आप लोग बताइए। माफ कीजिएगा, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। चुंबकीय बल क्षेत्र की SI इकाई है
चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई कौन है? तो मित्रों, अगर एसआई इकाई की बात करें तो टेस्ला। वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होते हैं, न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर मीटर भी होता है, लेकिन जो एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो एसआई मात्रक आपका क्या होता है? टेस्ला होता है। आगे अगर हम बात करें मित्रों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है दाब पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। उष्मा का मात्रक जूल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। प्रेरकत्व का मात्रक ओम नहीं होता है मित्रों, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। तो मित्रों, आप इस प्रश्न के बारे में जान चुके होंगे। तो सही सुमेलित कौन नहीं है? प्रेरकत्व नहीं है, क्योंकि प्रेरकत्व का मात्रक ओम नहीं होता है, हेनरी होता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यदि किसी कण के रेखीय संवेग को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो मित्रों, इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। प्रकृति में सबसे मजबूत बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में अगर किसी मजबूत बल की बात की जाए तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल माना जाएगा, होता है। अगला प्रश्न है मित्रों, जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्न में से किस एक के संरक्षण सिद्धांत पर निर्भर करती है? तो जेट इंजन की कार्यप्रणाली जो है वो आपके रेखीय संवेग संरक्षण पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न पे अगर हम पर चर्चा करें मित्रों कि जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा मित्रों, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान शून्य हो जाता है परंतु भार अपरिवर्तनीय रहता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। द्रव्यमान और भार अपरिवर्तनीय रहते हैं या द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर कोई भी व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका भार, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है, उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अर्थात बी विकल्प आपका यानी खा आपका सही है। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो मित्रों, बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है, ये भी क्वेश्चन पीसेस के ही हैं। तो बत्ती आप लोगों ने देखा होगा, जिसको गांव देहात में पहले स्टोव पे खाना बनता था, अभी भी पहले ढेवरी हुआ करती थी जिसको तेल डाल करके, मिट्टी का तेल डाल करके दीपक जलता था जिसमें, तो वो केशिका क्रिया, जिसको केशकात्व कहा जाता है, तो केशिका क्रिया यानी केशकात्व के कारण बत्ती वाले स्टोव में बत्ती में तेल चढ़ता था। आप लोग देखते होंगे कि एक पात्र होता था जिसको एक शीशी में तेल डाला जाता था, रखा जाता था और ऊपर
दिया जैसा जलता था, यानी दीपक जलता था, तो वो किसके कारण होता है? वो जो ऊपर तेल जाता था वो केशकात्व क्रिया के कारण जाता है, जिसको केशकात्व कहा जाता है, यानी केश का क्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा? स्थिर तथा शांत होगा, या वर्षा युक्त होगा, या ठंडा होगा, या तूफानी होगा। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर वायुदाबी मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाए तो ध्यान दीजिएगा मौसम तूफानी होगा। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या विकिरण ऊर्जा। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, गतिज ऊर्जा। अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, यहां तक 10 क्वेश्चन साइंस के थे। अब अगले 10 क्वेश्चन मित्रों हिंदी के होंगे, और हिंदी का जो महत्व है वो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीपी हो यानी पुलिस भर्ती हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, सब में हिंदी का अपना एक महत्व है। और इस वजह से इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में हमने 10 प्रश्न हिंदी के भी ले लिए हैं, ताकि इसकी भी समय अनुसार तैयारी होती रहे। पहला प्रश्न है मित्रों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी में, देवनागरी में, खरोष्ठी में, गुरमुखी में। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है मित्रों? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसका उल्लेख कहां से पहले मिलता है? तो गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। और मैं अगर आपको बताता चलूं मित्रों, इसका कैसे कब प्रयोग हुआ, तो 8वीं एवं 9वीं सदी में राष्ट्रकूट नरेशों और बड़ौदा के ध्रुवराज ने अपने राज्यों में इसका प्रयोग किया था। किसका? देवनागरी का। 8वीं और 9वीं सदी से ही इसका प्रयोग होता आया है, और आज 21वीं सदी में हम लोग विचरण कर रहे हैं। अगली बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, या 4 भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मित्रों 6 भेद होते हैं। अगर हम बात करें सर्वनाम के बारे में, तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहा जाता है जो किसके स्थान पर प्रयोग होता है? आप लोग जानते हैं किसके स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम? यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। और एक बात बताते चलें, सर्वनाम की हिंदी अगर बात करें तो सर्व मतलब होता है सबके, और नाम मतलब नाम। जो सबके नाम, इसीलिए इन्हें संज्ञा के स्थान पे यानी सबके नाम कहा जाता है। अगर हम इसके 6 भेद की बात करें तो ये 6 भेद होंगे: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, आप लोग अगर चाहें तो नोट कर लें कहीं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3
नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। मित्रों, अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास माता पिता यथाशक्ति नवग्रह पीताम्बर, द्विगु समास किसका उदाहरण है? तो आप लोग बताएंगे द्विगु समास किसका उदाहरण है? तो द्विगु समास मित्रों जिसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसको द्विगु समास कहा जाता है। पहला पद संख्यावाची इसमें आपको दिख रहा होगा, कौन सा दिख रहा है? तो नवग्रह, 9 मतलब 9 ग्रह प्लेट्स। इस तरीके से आपका नवग्रह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। नवग्रह में जैसे चौराहा, पंचवटी, 36, इस तरीके से द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आकाश पाताल के बीच लगने वाला योजक चिन्ह, लगने वाला डैश जो चिन्ह है कैसा चिन्ह है? तो मित्रों डायरेक्ट निकल भी जाता है जब तैयार रहता है सारी चीजें, तो योजक चिन्ह, जो डैश लगा होता है बीच में वो योजक चिन्ह होता है। मैं एक बात और आपको बताता चलूं मित्रों कि योजक चिन्ह को समास बोधक, सुनिएगा गौर से सुनिएगा मित्रों, योजक चिन्ह को समास बोधक या विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह को समास बोधक या विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। यह चिन्ह जो होता है वो किस समास में लगते हैं, इसीलिए इसको समास बोधक या विभाजक चिन्ह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको समास बोधक चिन्ह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तत्पुरुष और द्वंद्व समासों के बीच में लगते हैं। ये योजक चिन्ह किसके बीच में लगता है? किस समास के बीच लगता है? ये योजक चिन्ह तत्पुरुष और द्वंद्व समासों के बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे चरण कमल, रात दिन, इनके बीच में योजक चिन्ह होता है, इसीलिए इसको योजक चिन्ह को समास बोधक चिन्ह या विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें मित्रों, यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, वास्तव में संज्ञा व सर्वनाम की अगर विशेषता को प्रकट किया जाए तो वह पद विशेषण कहलाता है। तो नई क्या है? नई वाक्य में साड़ी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए नई एक विशेषण है। नई क्या कर रहा है? साड़ी की विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसको विशेषण इसका उत्तर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, समान रूप से होता हो, तत् माने होना और सम माने हो बराबर, समान रूप से हो, यानी कहने का मतलब है तत्सम अगर हम कहें किसे कहते हैं तो मित्रों वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं वे तत्सम होते हैं। अगर हम बात करें कि तत्सम मतलब उसी के समान, यानी जो जैसे संस्कृत में हो वैसे ही हो, तो वे क्या हैं? तत्सम होंगे। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा आम्र, दूध, शहीद, खिड़की, इसमें तत्सम कौन है? तो संस्कृत का शब्द कौन दिख रहा है?
आम्र दिख रहा है। अगर इसके आम्र के स्थान पे आम हो जाता तो वो तद्भव हो जाता, यानी उससे उत्पन्न हो जाता। आगे हम इसकी परिचर्चा कर लेते हैं। मित्रों, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप हल करें प्रश्नों को तो उसको डीपली जाकर के सब चीज जानें ताकि आप उसे भूलें ना। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो पहले हम जान लें, पहले जैसा कि मैंने तत्सम के बारे में बात किया था वैसे हम जान लें तद्भव शब्द होता क्या है। तो तद्भव का अर्थ होता है तद माने उससे और भाव, भव माने होता है उत्पन्न होना, यानी उससे उत्पन्न अर्थात किससे उत्पन्न। तो आपको अंदाजा लग गया होगा, संस्कृत शब्द से उत्पन्न को ही हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। संस्कृत शब्दों से कुछ प्रावर्तित होते हुए जो नए हिंदी बन जाते हैं वे शब्द तद्भव होते हैं। यानी तत्सम संस्कृत होता है और तत्सम से यानी जो संस्कृत से बदल करके जो दूसरा शब्द बन जाता है वो तद्भव हो जाता है। तो यहाँ पे जो चारों विकल्प दिए गए हैं, बैंक, अमीर, अग्नि, मुख, मुह, तो यहाँ पे मित्रों मैं आपको बताता चलूं जो आपका तद्भव है वह मुह है। अगर हम ये तद्भव मुह है तो तत्सम क्या होगा, तो तत्सम मित्रों इसका मुख होगा। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। तो मित्रों सूर्य की पर्यायवाची दिनकर भी है, रवि भी है, अंशुमाली भी है, लेकिन यामिनी नहीं है। कौन नहीं है, यामिनी नहीं है। कभी कभी बच्चे अभ्यर्थी क्या करते हैं, सूर्य की पर्यायवाची नहीं को नहीं देखते हैं और वो जान जाते हैं रवि की पर्यायवाची है। उनको जो शब्द दिनकर लगा दिखा, रवि दिखा, वो जल्दी में रवि लगा देते हैं, दिनकर लगा देते हैं। तो इस बात को भी आप लोग गौर करके देखेंगे, सूर्य की पर्यायवाची पूछा है, नहीं है, तो यामिनी नहीं है। अब बात आती है यामिनी किसकी पर्यायवाची है, तो यामिनी रात की पर्यायवाची है। आगे अगर हम बात करें मित्रों, मनोरथ का विच्छेद होगा। मनहरथ, मन ओरथ, मनोरथ, मनरथ। तो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मित्रों मनः धन रथ, विसर्ग संधि है। अगर कोई पूछे कि कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। उन्मूलन का विलोम क्या है, उन्मूलन का विलोम, ये ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैं आपको बताता चलूं, ये टीटी में भी पूछा गया है, सुपरटेट में भी पूछा गया है और ये पीसीएस में भी पूछा गया है, ये उन्मूलन का विलोम क्या है। और मैं पिछले टेस्ट सीरीज में भी इसका उल्लेख किया था। उन्मूलन का विलोम है तो आप लोग जान चुके होंगे उन्मूलन का विलोम क्या है। वेरी गुड, रोपण। रोपण जो है उन्मूलन का विलोम है। तो ये 10 क्वेश्चन थे हिंदी के मित्रों। अब 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से भी होंगे और सभी प्रश्नों को मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो टीटी के हैं, सुपर टेट के हैं, पेट के हैं, पुलिस के हैं, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के हैं, वे लोग जुड़े हैं। इसलिए पेट वालों के लिए भी फायदा हो जाएगा, जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा हो जाएगा, जो बच्चे जो है पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं 10 क्वेश्चन, तो उनके लिए भी फायदा कर देगा। तो ये 10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी दिए गए हैं। तो मित्रों मैं आपको बताता चलूं, अगला प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस। ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको किस तरह से ज्वाइन किया जा सकता है यानी जोड़ा जा सकता है। सी इज प्रिटी, सी इज प्राउड। वो सुंदर है, वो घमंडी है। सी इज प्रिटी बट प्राउड, वो सुंदर है लेकिन
घमंडी है, इसका जो जुड़ेगा वो बट। अगला प्रश्न है चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। बहुत सस्ता प्रश्न है मित्रों, ये बहुत सरल प्रश्न है। चूज माने चुनिए, प्लूरल बहुवचन को, द गिवन वर्ड जो दिए गए शब्द हैं। नाइफ का जो प्लूरल होगा तो मित्रों नाइफ का प्लूरल होगा नाइफ्स। इस तरीके से तीसरा विकल्प सही होगा। नाइफ माने चाकू, नाइफ माने बहुत से चाकू। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी सही वर्तनी को चुने। तो मित्रों आपको जो दिख रहा होगा इसमें दोनों विकल्प सही है। यही आपका रिसीव माने होता प्राप्त करना। ये दोनों सेम दिख रहे होंगे आपको और ये दोनों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। लांगर, माफ कीजिएगा लर्नर, लोनर जिसको कहते हैं इकलौते, अकेले रहने वाला। मैथमेटिक्स, ग्रामर, अर्थमेटिक। तो आप बताएंगे कौन सा इनकरेक्ट है। आप बताइएगा, देखिएगा मित्रों कौन सा इनकरेक्ट है। आप लोग बोलिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो मैथमेटिक्स इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। इसमें क्या इनकरेक्ट है, तो यम के बाद में ई लगा हुआ है, यहाँ पे ए होना चाहिए। यम के बाद में मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये मेटिक्स है। मैथमेटिक्स ई के स्थान पर ए होना चाहिए। मैथमेटिक्स यहाँ पे जो होना चाहिए वो हो ई के स्थान पे ए होना चाहिए। मैथमेटिक्स MATICS होना चाहिए। आगे बात करते हैं मित्रों, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, यानी शब्दों को क्रम से चुनिए। मित्रों मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचे होते हैं वो अदर होते हैं। तो ये ट्रांसलेशन के भी नियम है कि सबसे पहले सहायक क्रिया, सब्जेक्ट कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और फिर अदर जो बचते हों। तो इस तरीके से आपका होगा, आप देख रहे होंगे इसमें आई लेंट हिम माई पेंसिल, इसका जो चौथा विकल्प सही है वो है आई लेंट हिम माई पेंसिल। आगे बात करते हैं, व्हिच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड, यानी इन शब्दों में प्रीफिक्स माने होता है उपसर्ग, यानी जो पहले प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें इसके पहले टेक, चीफ और बिहेव, इसमें कौन सा होगा, तो मित्रों इसमें मिस जुड़ेगा, और मिस जुड़ेगा तो ये हो जाएगा मिस्टेक। मिस्टेक माने होती गलती। मिसचीफ माने होता है शरारत। मिसबिहेव माने होता है दुर्व्यवहार। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही डील्स डॉट 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 राइस। तो ही डील्स राइस इन राइस। अगला प्रश्न की बात करें मित्रों, थोड़ा मैं संक्षेप में करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा करने का कोई औचित्य नहीं है। कम समय में आप ज़्यादा से जानकारी आप इकट्ठा कर लें।
अगला प्रश्न है, व्हिच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। सफिक्स माने प्रत्यय, यानी इस शब्दों के बाद में कौन सा शब्द अक्षर लगेगा, यूज होगा। तो स्पून और माउथ, स्पून फुल और स्पून माउथ। और अगर शब्दों को देखेंगे लगाएंगे तो वो करेक्ट नहीं बैठेंगे। जैसे स्पूनली नहीं बन रहा है, बनेगा बनेगा ही नहीं, तो ये फुल बैठ रहा है सटीक। और इसके बाद में ही स्पून और माउथ के बाद में, यानी स्पून फुल हो जाएगा, चम्मच भरा हुआ चम्मच, माउथ फुल मुंह भर के या भरा हुआ मुंह। अगला क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। एडजेक्टिव यानी विशेषण, कौन सा विशेषण इस सेंटेंस में है, कौन सा शब्द इस जो है इस वाक्य में विशेषण है। तो मित्रों, अभी मैंने हिंदी में बताया था यह नई साड़ी है, तो वहां पे जो शब्दों की विशेषता बतलाए, वही जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए वही विशेषण होता है। तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बतला रहा है? द टाल गर्ल मेट ए बॉय। कौन सी लड़की मिली? लंबी लड़की मिली। यानी कहने का मतलब है आपका टाल जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। आगे अगर हम बात करें मित्रों कि आपका which is not an antonym of the given word, यानी इसमें लवली का कौन सा एंटोनिम नहीं है। ध्यान देना है मित्रों, कौन सा एंटोनिम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है और विलोम नहीं है। तो लवली मतलब होता है सुंदर, अगली माने होता है भद्दा, ड्रम माने होता है भद्दा, अफुल माने होता है भद्दा। तो एंटोनिम कौन सा नहीं है? टाल नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें मित्रों, ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मित्रों ये आप लोग 71 से लेकर के 75 तक स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि मैं इसके जवाब दे देता हूं, लेकिन इनके जो समझाया जाएगा इसको समझाया नहीं जा सकता। अगर समझाएंगे भी तो टाइम लगेगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको बताता चलूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9454703231। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9454703231। तो इन सवालों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 71 से 75 तक, ताकि मैं इनका उत्तर दे देता हूं। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और इस चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके सवालों के जवाब दूंगा। यदि हम 71 नंबर पे बात करें तो 71 का जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू होगा। 72 का आपका डी होगा। 73 का आपका ए होगा। 74 का आपका जो होगा वो सी होगा।
75 का बी होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इनके सभी प्रश्नों के हल आप कर सकें। आगे हम बात करें मित्रों तो 76 से लेकर के आप लोग 80 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके हम सवालों के जवाब दे देते हैं। यदि हम इनके सवालों पे बात करें तो 76 का जो होगा वो इसका उत्तर 85 होगा, 77 का 41 होगा, 78 का 2 होगा, 79 का जो होगा वो 10 मीटर होगा, 80 का मौसा होगा। इस तरीके से ये भी 5 प्रश्नों के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके जवाब ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या आप इस चैनल पे कमेंट करेंगे, इसके जवाब आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, इस वजह से मित्रों अगले प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे उत्तर बता दें। 81 का जो उत्तर होगा वो होगा मित्रों 5 सही 7/8। अगला जो प्रश्न होगा 82 से लेकर के आप लोग पहले 86 तक ले लें। 82 से लेकर के 86 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम इनके उत्तर भी बता देते हैं। 82 का जो उत्तर होगा मित्रों वो होगा 10.33। ये भाग करेंगे तो 10.33 आएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर रहती है। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनेगा। एक आयताकार टंकी की लंबाई 5-6 मीटर, दोनों 4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर। आधा भरवा टंकी में जल का आयतन क्या होगा। तो मित्रों मैं आपको बताता चलूँ, इसका आयतन निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई निकाल लेंगे और जो आएगा उसका आधा कर देंगे, क्योंकि आधा भरा हुआ टंकी पूछ रहा है तो वो आधा हो जाएगा और आधा होने पे जो आपका उत्तर आएगा वो 7.2 घन मीटर आएगा। पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, फिर उसका आयतन का आधा कर देंगे तो वही 7.2 घन मीटर आ जाएगा। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। तो परिसीमा से घबराइएगा नहीं, वर्ग की परिसीमा का मतलब होता है परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होगा। कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं वो ये गलत कर बैठते हैं और वो सोचते हैं कि अगर यहाँ पे परिसीमा के स्थान पे परिमाप लिखा होता तो हम कर ले जाते। हम नहीं समझ पाए इस परिसीमा का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है मित्रों 32.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये 5 क्वेश्चन फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं फिर आपको मौका देता हूँ। देखिए सत्तासी से लेकर के आप लोग 90 तक पुनः स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि इसके भी जवाब हम दे देते हैं। 87 क्वेश्चन पे जो जवाब होगा वो मित्रों, एक टिन में बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव लिखा है मित्रों, ये मिसप्रिंट होगा। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन के कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर आप निकालेंगे तो 85% आएगा। नहीं निकाल पाएंगे तो आप हमको कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, मैं उसके जवाब दे दूंगा। अगला प्रश्न है 88 का। तो 88 का उत्तर आएगा 5। 89 का
23। 90 का जो उत्तर आएगा वो आएगा 4/35। अगला मित्रों, आपका वीडियो लंबा ना हो इस वजह से मैंने रीजनिंग और गणित को केवल हल दिया हूं, संक्षेप में भी जवाब नहीं दिया हूं, केवल उसका उत्तर दे दिया। और आप लोग लगाएंगे, नहीं आएगा तो फिर उसके बारे में देखा जाएगा, पूछिएगा। हाल ही में अब ये जो 10 प्रश्न आगे होंगे वो करंट अफेयर्स से होंगे। हाल ही में भारत में तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया गया है? 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। तो मित्रों, तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। आपको याद होगा कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 7 अगस्त को गोल्ड मेडल लाए थे। उस दिन से भाला फेंक के लिए यानी जेवलिन थ्रो के लिए तीसरा जेवलिन थ्रो इस बार 7 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा मित्रों, जिसको हम नैक कहते हैं, नैक। तो ये हो गया है मित्रों आपका जो है वो गणेशन कन्नाबिरन जी। कन्नाबिरन यानी इनका पूरा नाम है गणेशन कन्नाबिरन। अगला प्रश्न है, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये संविधान को पढ़ो और जियो का अभियान राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य एल1 का संबंध किससे है? चंद्रमा से, सूर्य से, मंगल से या बुध से? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो ये आपका संबंध है वो है सूर्य से। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनगणना वाला राज्य कौन सा है? तो मित्रों, जो सबसे अधिक हाथी अगर जनसंख्या पूछी जाए तो वो है आपका कर्नाटक। आगे अगर हम बात करें मित्रों, अभी आपने देखा होगा बाघ के लिए मध्य प्रदेश था और हाथी के लिए कर्नाटक। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? तो जो सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित कर रही है वो है लखनऊ। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, अक्टूबर 2023 में भारत में होने वाले आईसीसी विश्व कप का शुभंकर का नाम है? देखिए, 5 अक्टूबर से जो विश्व कप आपका चल रहा है, जिसमें अभी तक भारत ने लगातार 4 मैच जीत चुकी है। इस तरीके से भारत का जो आईसीसी विश्व कप है वो शुभंकर का नाम है क्रिप्टोवर्स। अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो मित्रों, अगर हम विश्व के नवीनतम ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य देश की बात करें
तो पहला विकल्प है ईरान, सऊदी अरब। दूसरा विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना। तीसरा विकल्प है मिस्र, इथोपिया। और इन सभी देशों के, ध्यान दीजिएगा, ये सभी नवीनतम सदस्य देश हैं। अगला पुरस्कार है मित्रों, हाल ही में, अगला पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को रेमंड मैग्सेस पुरस्कार 2023 मिला है? तो आपको बताते चलो मित्रों, रेमंड मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है और ये रेमंड मैग्सेस पुरस्कार जो है डॉक्टर रविकन्नन आर को दिया गया है। तो मित्रों, प्रत्येक परीक्षाओं में एक पुरस्कार जरूर पूछा जाता है, एक दिवस पूछा जाता है, और इन सभी चीज़ों के संग्रह को देखते हुए मैंने ये जो है महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का आपके सामने प्रश्नों का संग्रह रखा और इसका संक्षेप में हल दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखते जरूर हैं आप मित्रों, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप वीडियो को लाइक भी करें, मित्रों के साथ शेयर भी करें। आप जब मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मित्रों के साथ शेयर करते हैं, तो इससे मुझे बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है मित्रों। तो आप मेरे वीडियो को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें और आपको वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।